नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशीष कुमार कुशवाहा एमपीपीएससी 2020 से जिला कमांडेंट पद पर चयनित हुआ हूं और आज हम समझेंगे एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा को किस तरह से हम क्लियर कर पाएँ, किस तरीके से हम तैयार करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। क्योंकि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा हमारी सफलता का वह चरण होता है जिसके नंबर हमारे मेरिट में जुड़ते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम कंटेंट को किस तरीके से रिवाइज कर पाएँ, हमारा आंसर फ्रेमिंग का तरीका क्या हो। तो उस पैटर्न को समझने के लिए, उस सिलेबस को समझने के लिए हम आपके समक्ष आज उन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। दोस्तों, जीवन में हमें मुख्य रूप से जो काम करना है, जिसके आधार पर हम अपनी सेवा समाज के लिए और अपने आप को अच्छा संतुष्टि प्रदान करने के लिए दे सकते हैं, वही एक लक्ष्य होता है जिसके लिए हम आजीवन अपनी तैयारी को मोड़ देते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमेशा एक महत्वपूर्ण पंक्ति को दोहराता हूँ, वो ये है कि दुनिया में सबसे अच्छा गहना परिश्रम है और सबसे अच्छा जीवन साथी आत्मविश्वास है। यानी ये वो पंक्ति है जिसके आधार पर हम ये स्पष्ट रूप से जान पाते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी, लेकिन हमें उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है कि कठिन रास्तों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल की तरफ ले जाते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि जब हम कठिन रास्तों की ओर आगे बढ़ते जाते हैं तो जो तस्वीर बदलती है, जो तकदीर बदलती है, वो हमारे भाग्य का निर्माण कर देती है। कहा भी गया है कि तस्वीर भी बदलेगी, तकदीर भी बदलेगी, हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, तेरे हाथ की लकीरें भी बदलेंगी। तो आइए आज हम राज्य सेवा मुख्य परीक्षा के पैटर्न को और सिलेबस को समझते हैं, जिसके आधार पर हम आगामी चरण में उस तैयारी को धार दे सकेंगे जो हमारे लक्ष्य के निर्धारण में सहायक होगी। तो राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का हम सबसे पहले देख लेते हैं पैटर्न। यह परीक्षा 6 पेपर के द्वारा होती है, जिसमें पेपर 1, 2, 3 और 4 ये जीएस के कहलाते हैं। पेपर नंबर 5 हिंदी का होता है, जिसमें हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, और पेपर 6 होता है एसे का, निबंध का। पेपर 5 और 6 केवल हिंदी माध्यम में लिख सकते हैं आप, और पेपर 1 से लेकर 4 तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी भी एक भाषा को चयन करेंगे। तो ये जो तीनों पेपर 6 पेपर होते हैं, इसमें पहले 5 पेपर की समयावधि 3-3 घंटे की होती है, और जो पेपर फर्स्ट है जनरल स्टडीज का, ये 3 घंटे में, इसके 2 पार्ट होते हैं एक्चुअल में, ठीक है, और जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी मुख्य रूप से सब्जेक्ट होता है। पेपर सेकंड में जो हमारा लॉ है, लोक प्रशासन है, संविधान है, आयोग है, समाज शास्त्र है, इकोनॉमिक्स है, वो इसमें सम्मिलित हैं। पेपर नंबर 3 जो है तो उसमें साइंस है। पेपर नंबर 4 में एथिक्स का पार्ट है, जिसमें लोक प्रशासन, मनोविज्ञान और जो मनोविज्ञान के अलावा दार्शनिक चिंतक हैं उनका भी हम इसमें अध्ययन करते हैं, केस स्टडी का अध्ययन करते हैं। एक लोक प्रशासक होने के नाते हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। पेपर 5 में हिंदी को पढ़ना है, हिंदी ग्रामर पढ़नी है, यानी हमारी भाषा शैली हमारे राज्य सेवा में अच्छी होनी चाहिए ताकि हम लोगों की भाषा को समझ सके। तो इंग्लिश और हिंदी इसमें पेपर में पूछा जाता है। पेपर नंबर 6 में ऐसे है, जिसमें हमारी भावाभिव्यक्ति, हमारे भावों को व्यक्त करना, विचारों को व्यक्त करना प्रमुख रूप से जाना जाएगा। तो हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश, ये 4 पेपर में ऑप्शनल है, कोई भी मीडियम आप चयन करेंगे जिसमें आप इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं आंसर। और हिंदी का पेपर होता है 3 घंटे का, 200 नंबर का होता है। ऐसे का पेपर 100 नंबर का होता है, जिसमें ऐसे के साथ प्रारूप लेखन भी होता है। और ये पूरा जो पैटर्न है, ये जो पूरा पेपर है मेंस का, वो 1400 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों, 1400 नंबर का पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे तो इंटरव्यू 175 नंबर का होता है, उसमें यह आपको लीड प्रदान करेगा और आप जाके अंततः किसी अच्छी पोस्ट पर सेलेक्ट हो पाएंगे। तो हमारी एमपीपीएससी में यह मुख्य चरण है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करके अपने भाग्य को, अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें एमपीपीएससी मेंस टोटल कितने का है? 1400 नंबर का है, ठीक है। इंटरव्यू कितने नंबर का है? 175 नंबर का, ठीक। तो ये टोटल कहलाता है 1575 नंबर का पूर्णांक, ठीक है। ये जब पेपर हम देखते हैं 1400 नंबर और 175 नंबर, इसमें से हमारा जो 1400 पूर्णांक है, इसमें हम 800 को यदि टच कर जाते हैं तो हमारे सफलता के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस बार एमपीपीएससी
2020 के फाइनल एक मेरिट लिस्ट में जिनके नंबर 750 प्लस थे मेंस में भी, वो भी सिलेक्शन को प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, टोटल फाइनल लिस्ट में जो आए हैं उनके, क्योंकि थोड़ा सा पेपर टफ था इसलिए। ठीक है, तो वेरी करता है। अब आगे हम देखते हैं, ये जो पैटर्न था, ये जो पूर्णांक थे टोटल, उनको हमने देखा। अब इसमें पढ़ना क्या है तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा है कि हमारे जो मेंस का सिलेबस है उसमें टॉपिक्स डिफाइन है, हर सब्जेक्ट के डिफाइन है, हमको उससे बाहर नहीं जाना है, उसी के अंतर्गत ही पढ़ना है। ठीक है, तो कई बार हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मेन चीज़ें हैं हम जनरलाइज आंसर नहीं कर पाते, वो हमें इम्पोर्टेंस देना है कि जो टॉपिक हैं उन्हीं के अंतर्गत हम पढ़ें और उसको आगे बढ़ाएं। जैसा पेपर प्रथम प्रश्न पत्र का पार्ट ए है जिसमें हिस्ट्री पूछा जाता है, उसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अलावा मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की रियासतें, इन सब चीजों को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो भी हेडिंग दिया हुआ है उसके इर्द गिर्द हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो हम पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे और जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसमें 90 से 99% कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें पार्ट बी में पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में क्या क्या है, विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल है, इसके अलावा मध्य प्रदेश का भी भूगोल है। यानी तीनों का हमें वर्ल्ड लेवल में जो ज्योग्राफिकल फिनोमिना हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए। हमें विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें सामान्यज्ञ बनना है। ठीक है, क्योंकि हम कहीं अगर प्रशासनिक अधिकारी बनकर जाते हैं तो कहीं बाढ़ है, आपदा प्रबंधन करना है, तो हमें उस क्षेत्र की ज्योग्राफिकल जो चीज़ें हैं वो पता होनी चाहिए। तो प्रदेश की पता होनी चाहिए, अपने देश की पता होना चाहिए, विश्व की पता होना चाहिए, ताकि हम जलवायु घटनाओं के बारे में, भौगोलिक घटनाओं के बारे में अवेयर हो सके। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के भूगोल को भी पढ़ते हैं। इसके अलावा चौथी पांचवी यूनिट में एक आपदा प्रबंधन का पोर्शन है और पांचवी में भूगोल की आधुनिक तकनीकें। क्योंकि दोस्तों ज्योग्राफी एक वैज्ञानिक विषय है जिसमें हम रिमोट सेंसिंग, जीपीएस, जीआईएस, इन चीज़ों का भी अध्ययन करते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सर्वे करना, इसके अलावा जो भौगोलिक सर्वेक्षण है, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, ठीक है, सैटेलाइट के माध्यम से ज्योग्राफिकल मैपिंग है, ये सब चीज़ें फॉरेस्ट मैपिंग के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी चेक किया जाता है। तो ये भूगोल की टेक्नोलॉजी है, इसलिए ये हमें पढ़ना पड़ता है। ये एक वैज्ञानिक टर्म है और एक वैज्ञानिक टॉपिक है, ये इसमें भी हमें पढ़ना है। इसके अलावा जो सेकंड पेपर है जिसकी हम विस्तार से क्लास लेंगे और आगे इसकी चर्चा करेंगे, इसके पहले हम पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 3 में साइंस है, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा कंप्यूटर है, इसमें फिर मैथ है। मैथ के अलावा इसमें ये हेल्थ की कुछ पद्धतियां हैं, जैसे आयुष है। आयुष ये नई चिकित्सा पद्धति है जिसके अंतर्गत प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा ये साइंस टेक्नोलॉजी में जो हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में, जैसे अभी हमारा चंद्रयान 3, गगनयान, इन सब के बारे में भारत का जो इसरो है वो अंतरिक्ष एजेंसी काम कर रहा है लगातार। तो वो किस टेक्नोलॉजी को कर रहा है, एडॉप्ट कर रहा है, हमारे भारत उस दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है, कौन कौन सी तकनीकें हैं, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ है जैसे रोबोटिक्स है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार, प्रमुख वैज्ञानिक भारत के, इनके योगदान को पढ़ना है। फिर एक आता है एनर्जी। एनर्जी वर्तमान में एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है कि हम दुनिया में अपने जो रिन्यूएबल एनर्जी है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को कंजर्व करके हम अपने जो सतत विकास है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, क्योंकि प्रकृति के संरक्षण के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, प्रकृति पर हमारी आवश्यकताएं टिकी हैं। ठीक है, आगे आता है भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र मतलब जियोलॉजी,
इसमें हम पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, पृथ्वी के जो प्रमुख एलिमेंट हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये 10 यूनिट है, ये 3 पेपर में है। चौथा पेपर है दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। तो इसमें दार्शनिक चिंतन पहले यूनिट में है, टोटल 17। फिर मनोवृत्ति है, इसके अलावा भ्रष्टाचार वाला पोर्शन है जिसमें हम भ्रष्टाचार के संबंध में जो संगठन है उनकी बात करते हैं, उसका निवारण कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तत्वों की भूमिका क्या होती है। ठीक है, लोक प्रशासन में प्रमुख जो मूल्य होते हैं वो क्या है, यानी लोक प्रशासन, मनोविज्ञान और दर्शन शास्त्र, ये तीनों चैप्टर अलग अलग हैं और उसके लिए अलग अलग यूनिट डिवाइड है। साथ ही साथ 1-2 केस स्टडी पूछी जाती है। ठीक है, फिर आता है हिंदी। हिंदी में सामान्य व्याकरण है, अलंकार है, रस है, छंद है। ठीक है, फिर ये विलोम शब्द वगैरह, अब फिर गद्यांश, पल्लवन, संक्षेपण ये पूछा जाता है। और एक आता है निबंध। निबंध में एक प्रश्न 50 नंबर का निबंध होता है, दूसरा 25 नंबर का और तीसरा प्रारूप लेखन होता है जिसमें 2 प्रारूप लेखन करने होते हैं अथवा में से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 6वां पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम जिस पेपर का क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास लेंगे आगामी क्लास में, वो है हमारा पेपर सेकंड पार्ट 1। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना। संविधान कैसे, हम जो एमपीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं इसके लिए जो संवैधानिक संस्था है उसका नाम है एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। ये क्या काम करता है, राज्य और केंद्र के लिए, केंद्र स्तर पर जो संघ लोक सेवा आयोग है वो सिविल सेवकों की भर्ती करते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों का चयन करते हैं, उसके लिए परीक्षा आयोजित करते हैं, ये उनका काम है। तो ये संविधान के अनुसार स्थापित संस्था है और उसी के अनुसार अपने कार्य को संपन्न करती है। ऐसे ही जो हमारे राज्य में सरकार बनती है, केंद्र में सरकार बनती है, अधिकारी होते हैं, वो जिन अनुच्छेद, जिस आर्टिकल, जिस संवैधानिक प्रावधान के अनुसार काम करते हैं उसका वर्णन हमारे संविधान में है। हमें संविधान को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम काम करते समय जितने भी समाज के लोग आएंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ अमीर होंगे, कुछ हाई प्रोफाइल लोग होंगे, वो हम पर प्रेशर भी डालेंगे काम करने का, लेकिन हमारा सहारा है कानून। हम कानून के रक्षक हैं, हम जनता के कल्याण के लिए काम करेंगे। तो हमें उस संविधान का ज्ञान, हमें कानून का ज्ञान जरूर होना चाहिए। फिर राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, हमारे देश में पॉलिटिक्स में जो शासन व्यवस्था है कैसी चलती है, प्रशासनिक संरचना कैसी है, पद सोपान है। एक निचले स्तर पर कोटवार, पटवारी, आरआई, तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, कमिश्नर से लेकर सेक्रेटरी तक, सेक्रेटरी से लेकर कैबिनेट सचिव तक, मुख्य सचिव तक, जो भी पद सोपान है उसको हम जाने अच्छे से। अलग अलग काम है, सबके अलग अलग अधीनस्थ हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा किसके प्रति उत्तरदायित्व है, इसको हम पढ़ेंगे तो इसका दायित्व बोध होगा। ठीक है, तो ये चीज न केवल हमें पास कराने के लिए, न केवल हमें सेलेक्ट कराने के लिए है, वरन एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण, एक अच्छा सामान्य जानकारी रखने वाला प्रशासक भी बनाता है। तो हमें ये सब जो नॉलेज प्राप्त हो रहा है ये न केवल हमें एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करेगा, वरन हमारे व्यक्तित्व को सुधार कर हमें सेलेक्ट करके एक अच्छा प्रशासक भी बना सकेगा। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं थोड़ा सा इनकी विशेषताएं, पाठ्यक्रम की बातें। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान में जो निर्माण, विशेषताएं, मूल ढांचा और प्रमुख संशोधन है ये पूछा जाना है और इससे एक 15 नंबर का 11 नंबर का भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम चर्चा करेंगे इसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान का निर्माण कैसे हुआ, विशेषताएं क्या है, मूल ढांचा क्या है, प्रमुख संशोधन क्या है, यानी हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ। पहले तो अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे देश में मुगल शासक रहे। तो उस संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि क्या थी, हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं जो अलग देशों के संविधानों से थोड़ा सा बेहतर हैं या यूनिक क्या चीजें हैं। मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर, जिस पर हमारे पूरे देश का जो संविधान है उस पर आधारित है। उसको अगर हम नष्ट कर देंगे तो संविधान की रूपरेखा ही बदल जाएगी, उसको हम कहते हैं मूल ढांचा। इसको केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिफाइन भी किया गया है। समय समय पर उसके अंतर्गत कुछ नए नए प्रावधान जोड़ दिए जाते हैं। प्रमुख संशोधन यानी अब तक जो संशोधन हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं, 106वां संविधान संशोधन जो होने वाला है
वो महिला आरक्षण वाला होने वाला है। ठीक है, तो महिला आरक्षण जो विधेयक है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। ठीक है, तो ये प्रमुख संशोधन जो हुए उसमें कौन कौन सी बातें जोड़ी गई, हटाई गई, उन सबको हम पढ़ेंगे। वैचारिक तत्व में हमारे जो संविधान का दर्शन है, हमारे संविधान का जो दर्शन है, विचार है, वो वैचारिक तत्व है। इसमें उद्देशिका है, मूल अधिकार है, डीपीएसपी जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, मूल कर्तव्य हैं। इसके अलावा संघवाद और केंद्र, संघवाद और केंद्र में क्या चीजें हम पढ़ेंगे। हमारा जो संघ है, संघ मतलब केंद्र स्तर पर जो संघात्मक सरकार है, पूरे देश का एक नागरिकता होना। राज्य संबंध, केंद्र संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच जो अलग अलग सरकारें हैं उनके बीच किन किन तत्वों को लेकर, किन किन प्रावधानों को लेकर आपसी संबंध हैं, विवाद हैं या साहचर्य है, उसको हम पढ़ेंगे। प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है, विधायी संबंध है। अलग अलग कानूनों को पालन कराने के लिए केंद्र सरकार निर्देश देती है, राज्य सरकारों के साथ बैठक लेती है, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन होता है नीति आयोग के माध्यम से। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत, जनहित याचिका, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं डायरेक्ट इनसे प्रश्न बनते हैं। 5 नंबर में बन सकते हैं, 3 नंबर में बन सकते हैं और 11 नंबर में भी बन सकते हैं। तो हम क्लास में इनकी विधिवत अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से उदाहरण के साथ चर्चा करेंगे। अगला आता है भारत निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग और भारतीय राजनीति में नृजातीयता, धर्म की इसकी भूमिका, राजनीतिक दल हैं, मतदान व्यवहार है, सिविल सोसाइटी है, राष्ट्रीय अखंडता, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं। इनसे संबंधित प्रश्न भी 11 नंबर में बन सकता है, 5 नंबर में बन सकता है। क्यों? क्योंकि जो खालिस्तान, आतंकवाद, उग्रवाद, संप्रदायवाद का बोलवाला है वो हमारे देश में राजनीति को प्रभावित करता है, चुनाव को प्रभावित करता है, देश की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो इसकी भी हम भूमिका की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है संविधान का 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। यह संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन माने जाते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमारे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को संवैधानिक रूप दिया गया था। कैसे? ग्राम पंचायतों को 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका को, ठीक है, नगरीय स्वशासन को, और इसके अलावा जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उनका हम वर्णन विश्लेषण इसमें पढ़ेंगे कि क्या उनके फायदे रहे, क्या उनके अभी डिमेरिट्स हैं। जवाबदेही अधिकार के बारे में बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारी केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हैं, संसद द्वारा स्थापित किए गए हैं, उनके कार्य पढ़ना है, उनका क्या भूमिका है समाज कल्याण में, ठीक है, उन चीज़ों को हम देखेंगे। इसके अलावा लोकतंत्र क्या है, अब इसमें लोकतंत्र की पृष्ठभूमि की बात किया है, इसको भी अच्छे से देख लेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, ठीक है, ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको डायरेक्ट तैयार कर लेंगे तो यहाँ से प्रश्न बन जाएंगे और आंसर हम अच्छे से लिख पाएंगे। समुदाय आधारित संगठन सीबीओ, गैर सरकारी संगठन एनजीओ और स्व सहायता समूह एसएचजी, मीडिया की भूमिका समस्याएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ये डायरेक्ट टू द पॉइंट सिलेबस में दिया हुआ है, इसके हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्लासेस में, ठीक है। तो ये हमारे स्कोर करने में बहुत अच्छा मदद करेगा। ये पेपर जो है सिलेबस के इर्द गिर्द पूरा पूछा जाता है और हम भटक न जाएं अपने पथ से, इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। अगला है राजनीतिक विचारक। हमारे देश में जो भी महान नेता हुए, राजनेता हुए, उनके सिद्धांत कुछ रहे हैं जो राजनीति को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, उनको पढ़ेंगे। जैसे कौटिल्य, कौटिल्य जो है प्राचीन काल में ऐसे राजनेता या ऐसे कहें कि विद्वान रहे हैं जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु, प्रधानमंत्री भी रहे और उनके सिद्धांत आज भी प्रेरणा स्रोत है, प्रासंगिक हैं। बहुत सारे सिद्धांत, चाहे वो साम दाम दंड भेद की नीति हो, ठीक है, उनके राजत्व का सप्तांग सिद्धांत हो, मंडल सिद्धांत हो, उनकी कुछ प्रासंगिकता आज भी है। भ्रष्टाचार पर उन्होंने बात कही थी। अब आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के बारे में जो उनके सिद्धांत हैं, सविनय अवज्ञा, असहयोग, ठीक है, अहिंसा, तो ये भी हमारी राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। सर्वोदय का सिद्धांत हो, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत हो, ये हम पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू जी का पंचशील, गुट निरपेक्षता और इसके अलावा लोकतांत्रिक समाजवाद पर उनके विचार क्या थे, इनको हम देखेंगे। सरदार पटेल की जो राष्ट्रीय एकीकरण में भूमिका रही है, वो वर्तमान चाणक्य
भारत का मैकियावेली, ये भारत का बिस्मार्क जैसे नामों से जाने जाने वाले सरदार पटेल जी की भूमिका को हम इसमें देखेंगे, उनके क्या दर्शन विचार थे। राम मनोहर लोहिया के समाजवादी क्या विचार थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जिस तरीके से संविधान में जो दलित थे या जो पिछड़े लोग थे उनके आरक्षण के लिए, उनके कल्याण के लिए जो कदम उठाया, इनके विचार जो थे लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, महिलाओं के संरक्षण के लिए, वो हम देखेंगे। दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद, इसके अलावा इनके अंत्योदय सिद्धांत, ये बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी भारत सरकार इस दिशा में बहुत काम कर रही है जो हमारे समावेशी विकास को बढ़ाने में मदद करेंगे। राइट। जयप्रकाश नारायण, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनका जो सिद्धांत है सर्वोदय है। इन्होंने भी भारत में लोगों के कल्याण के लिए, उनको जगाने के लिए बहुत सारा कार्य किया। तो इनका जो राजनीतिक सिद्धांत था वो किस पर आधारित था, कौन कौन से इनके विचार बिंदु थे, इनकी लोकतंत्र पर क्या अवधारणा थी, इसको हम पढ़ेंगे। फिर आता है 5वीं यूनिट, इसको हम कहते हैं लोक प्रशासन। क्या बोलते हैं इसको? लोक प्रशासन बोलते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये नया टॉपिक है, नई यूनिट है, जोड़ी गई है, 2020 में जोड़ी गई है। जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? प्रशासन और प्रबंधन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, नेचर क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, विकसित और विकासशील समाज में इसकी क्या भूमिका होती है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का उदय कैसे हुआ। इसके अलावा नवीन लोक प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन के सिद्धांत क्या होते हैं, यानी एक प्रकार से लोक प्रशासन की हमारी पूरी कॉन्सेप्ट को, पूरी अवधारणा को इसमें पढ़ना है। फिर प्रमुख अवधारणाएं हैं, शक्ति क्या होती है, पावर, सत्ता क्या होती है, प्राधिकारी क्या होता है, उत्तरदायित्व और प्रत्यायोजन, डेलीगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके मूल्य क्या होते हैं, उसके प्रमुख प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, हायरार्की क्या होती है, पदसोपान क्या होता है, नियंत्रण का क्षेत्र क्या होता है, आदेश की एकता क्या होती है, लोक प्रशासन प्रबंधन के नवीन आयाम, परिवर्तन का प्रबंधन और विकास प्रशासन, ये चीजें हम इसमें लोक प्रशासन में पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं 5 यूनिट में डिवाइड है हमारा ये सिलेबस। ये जो सिलेबस डिवाइड है इसके अंतर्गत जो भी चीजें हम देखेंगे पूरे सिलेबस की, वो 150 नंबर का जो यूनिट डिवाइड है उसकी बात कर लेते हैं। ये 5 यूनिट हैं और ये प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर का पूछा जाना है। ठीक है, अब डिफाइन कर दिया गया है 30 नंबर में कैसे। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें एक 11 मार्क्स का रहेगा और 2 5 मार्क्स के रहेंगे और 3 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, कितना हो गया? 11, 10 और 9, ये हो गया 30 नंबर। 30 मार्क्स के ये हर यूनिट से पूछे जाएंगे, मतलब 3 नंबर वाले क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 11 नंबर का क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा। ठीक है, कैसे? 11 गुणे 1, 5 गुणे 2 और 3 गुणे 3। ठीक है, तो ये जो 11 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा ये एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जिसको हम 2 पेज में लिखना है, कम से कम 200 शब्दों में। ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको 50 शब्द में लिखना है। ठीक है, और जो 3 नंबर के प्रश्न है इसको हम 10 से 20 शब्द में लिखना है। इस तरीके से हमें शब्दों की अरेंजमेंट करनी है और कंटेंट को टू द पॉइंट लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, सारगर्भित लिखना है, हम कम शब्दों में ज़्यादा बात कह सकें इस तरह लिखना है। ठीक है, तो ये जो 5 यूनिट हैं प्रत्येक यूनिट से 5 नंबर का पूछा जाएगा, तो ये हो गया कितना? 150 नंबर। ठीक है, और इसकी जो लिमिट है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे। ठीक है, 1.5 घंटे है, 90 मिनट की समय अवधि में हमें जो है 5 यूनिट का पूरा करना है। इसके बाद पार्ट बी है। ठीक है, पार्ट बी वो भी 150 नंबर का, उसमें भी 5 यूनिट है और उसमें भी हर यूनिट से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे की क्लास में हम देखेंगे कि प्रश्नों को हम कैसे लिखेंगे, 3 नंबर वाले प्रश्न कैसे लिखेंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न कैसे लिखेंगे और 11 नंबर वाले प्रश्न कैसे लिखेंगे। इन सब के हम डिस्कशन अलग अलग पॉइंट के माध्यम से, अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, जैसा कि ये हर यूनिट से जो भी टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको
मेरे एक्सपीरियंस का भी लाभ मिलेगा और देख पाएंगे कि 3 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या क्या चीज़ समावेशित करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। 5 नंबर को कैसे प्रेजेंट करें, 11 नंबर को कैसे प्रेजेंट करें। तो आइए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कोशिश जारी रखिए, क्योंकि कोशिश और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हमें सफलता एक न एक दिन जरूर मिलती है। जय हिंद, जय भारत।